नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टेक्निकल कैंपेन योर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, टेक्निकल कैंपेन लेकर आया है आप लोगों के लिए आईटीआई जो स्टूडेंट्स हैं, लाइक फिटर ट्रेड से संबंधित हैं, टर्नर से, मशीनिस्ट से। इनमें से आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट ट्रेड से हो, डीआरडीओ, इसरो, ओबी, बीएचएल, गेल, सेल, ओएनजीसी, आईओसीएल, एनटीपीसी, गेल। इसी तरह फ्रेंड्स, इंडियन रेलवे का जो टेक्नीशियन का एग्जाम्स आता है, उससे रिलेटिव आप तैयारी कर रहे हो एग्जाम्स की, ठीक है, तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर बने रहे टेक्निकल कैंपेन के साथ। मोस्ट एमसीक्यू के साथ आज हम यहाँ जानने वाले हैं, नो विद मोर फैक्ट के साथ, इन सभी परीक्षाओं के लिए। चलिए बात करते हैं कैसे आपको इस कैंपेन में एनरोल होना है, कैसे पार्टिसिपेट करना है, कैसे अपने स्किल को डे बाई डे बूस्ट करना है। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्त, जो हमारा ये यूट्यूब चैनल है उसको आप सर्च करना है, यूट्यूब पे जाना, देन सर्च करना है टेक्निकल कैंपेन एंड सब्सक्राइब करना, देन प्रेस करना बेल आइकन को फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। फाइनली रीच योर स्टडी सेंटर, देन बूस्ट योर स्किल विद थ्योरी विद पिक्टोरियल व्यू। जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, फॉर कम्पिटेटिव एग्जाम लाइक प्रिपरेशन, बेल, गेल, सेल, इसरो, डीआरडीओ, आईओसीएल, ओएनजीसी। इसी तरह आप आईटीआई में, अभी आप आईटीआई के ट्रेनी हो या अप्रेंटिसशिप की तैयारी कर रहे हो किसी, जैसे कि अभी ऑन गोइंग में एग्जाम है एनसीएल का और आईओसीएल का अप्रेंटिस का एग्जाम है, ठीक है, इनसे रिलेटिव आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो टेक्निकल फील्ड में, तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हो, बने रहें टेक्निकल कैंपेन के साथ। चलते हैं फ्रेंड्स आज के सेशन की ओर। आज के सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है, द सेफ एज ऑफ द फाइल यूज टू। सेफ एज फाइल का प्रयोग क्यों किया जाता है? गिव बेस्ट फिनिशिंग के लिए, बेस्ट फिनिशिंग देने के लिए, प्रोटेक्ट द एडजेंसेंट साइट्स, मतलब कि जो साइड वाली साइट होती है उसको बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, फिनिश फ्लैट सरफेस ओनली, फिनिश करने के लिए फ्लैट सरफेस को ओनली, कट मेटल वेरी क्विकली, मेटल को वेरी क्विकली, बहुत जल्दी से काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इनमें चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से आपको बिल्कुल सही आंसर बताना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन दोस्तों हर बार एग्जाम्स में रिपीट होता है, डीएमआरसी में भी आया था, आईयूसीएल में और ओएनजीसी, इसरो, इसरो के एग्जाम्स में मैंने ये क्वेश्चन लिया है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन कैसे होगा, चलिए बात कर लेते हैं। प्रोटेक्ट द एडजेसेंट साइड, ठीक है। तो साइड, बराबर की सतह जो हमारी साइड होती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे कि आपको यहाँ एक डायग्राम दिखाया गया है, ये डायग्राम में आपको दिखाया गया है, क्योंकि इस ये फाइल जो होती है इसके एक साइड में सेफ एज होता है, मतलब एक साइड में टीथ नहीं होते साइड वाले में। तो उससे क्या होता है, जो साइड की जो हमारी फिनिश सरफेस होती है वो प्रोटेक्ट रहती है, बची रहती है, और वहाँ से मेटल रिमूव नहीं होता है, तो इसलिए इसका फाइल का यूज़ किया जाता है। आई होप आपको विद डायग्राम के साथ में इजिली समझ आ गया होगा। एक बार इसका आप जो इसकी डेफिनेशन है वो भी आप इजिली पढ़ सकते हो, जैसे कि दिस इज द पैरेलल इफ विथ and thickness usually has a double cut and both faces with a single cut on one edge, ठीक है। एक साइड में सिंगल कट टीथ होते हैं एंड नो टीथ ऑन फाइनल एज, फाइनल एज पे कोई दांतें नहीं होते हैं। दिस इज नोन एज सेफेस्ट फाइल विच प्रोटेक्ट, जो कि प्रोटेक्ट करती है सोल्डर्स व्हेन फाइलिंग अगेंस्ट ए फिनिश एज, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन में पूछा गया था वही आपको डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है। आई होप आपको ये कंसेप्ट इसलिए समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कटिंग एज ऑफ द कटिंग एंगल ऑफ ए फ्लैट चीजल और चिपिंग एल्युमिनियम इज। एल्युमिनियम की चिपिंग के लिए जो कटिंग एंगल रखा जाता है वो कितना रखा जाता है? क्वेश्चन में पूछा गया 35 डिग्री रखा जाता है, 55 डिग्री रखा जाता है, 60 डिग्री रखा जाता है एंड 70 डिग्री रखा जाता है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं जो कटिंग एंगल होता है एल्युमिनियम के लिए कितना होता है, जिंक के लिए कितना होता है, कॉपर एंड ब्रास के लिए, कास्ट आयरन एंड स्टील के लिए कितना एंगल रखा जाता है कटिंग एंगल, ठीक है। एल्युमिनियम के लिए पूछा गया तो एल्युमिनियम के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो 35 डिग्री होगा। जो अभी आप किसी और बुक पे आप देख रहे हो, प्रीतम ठाकुर की या बलबीर सिंह की जो बुक आप देख रहे हो, या फिर और कोई सी बुक आप ये सेठी जी की पढ़ रहे हो, तो उसमें आप थोड़ा बहुत वेरिएशन आपको देखने को मिल सकता है। 35, 32 हो सकता है, 34 हो सकता है, तो उसमें कोई टेंशन वाली बात है नहीं, ठीक है। सबसे पहली बात यहाँ बात कर लेते हैं चीजल के जो मोस्टली यूज की जाती है, फ्लैट, क्रॉसकट, क्रॉसकट मतलब ऑल्सो नोन एज कैप चीजल। तीसरी बात हमारी आती है डायमंड पॉइंट, और चौथी जो सबसे ज्यादा यूज की जाती है हाफ राउंड फाइल, हाफ राउंड नोज चीजल, ठीक है। ये इस फ्लैट चीजल के द्वारा यदि आप स्टील की चीज चिपिंग करते हो तो 70 डिग्री एंगल रखा जाता है कटिंग एंगल। क्रॉस कट चीजल द्वारा स्टील की चिपिंग है तो 70 डिग्री रखा जाता है। इसी तरह से फ्रेंड्स, हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया था एल्युमिनियम से रिलेटेड पूछा गया, तो फ्लैट फाइल से यदि हम फ्लैट फाइल हो या क्रॉस कट फाइल हो के द्वारा चिपिंग करते हैं तो एल्युमिनियम के लिए 35 डिग्री कटिंग एंगल
रखा जाता है। तो ये जो आपको एक डायग्राम दिखाया गया है, इसमें इस तरह से अगर आप देखते हो तो आपको एक क्वेश्चन है, लेकिन बट इससे इसी डायग्राम से कम 10 से 15 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये डायग्राम आपको पढ़ लेना है, समझ लेना है और इसको नोट करके रख लेना है। इन फ्यूचर में इससे एक क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में देखने को जरूर मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इससे पहले बात कर लेते हैं, आपको ये पता होना चाहिए चीज़ के जो एंगल्स होते हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, कौन से एंगल को क्या क्या बोला जाता है। जैसे अल्फा जो एंगल है इसको क्लियरेंस एंगल बोला जाता है। इंक्लाइनेशन एंगल कहाँ से होता है, जो चीजल का मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट से जो पॉइंट होता है, मिड पॉइंट से अगर एक अच्छा आर्क लगा दी जाए और उससे आर्क से बेस को आप कैलकुलेट करते हो तो ये होता है हमारा एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। और ऊपर का जो चिप ऑफ होता है, यहाँ से जो चिप रिमूव होता है, जो इस एंगल को बोला जाता है, जो कि यहाँ गामा से डिनोट किया गया है, इसको बोला जाता है रेक एंगल। ठीक है, तो ये हमारी जो नॉर्मल लाइन हो गई। ठीक है, तो इस तरह से ये जो कुछ नॉर्मल एंगल्स हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए चीजल के। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्क्रैपर्स इज यूज्ड फॉर स्क्रैपिंग ऑन बेयरिंग बुश। बेयरिंग बुश की स्क्रैपिंग करने के लिए इनमें से किस स्क्रैपर का प्रयोग किया जाता है? फ्लैट स्क्रैपर, ट्रायंगुलर स्क्रैपर, हाफ राउंड स्क्रैपर एंड राउंड स्क्रैपर। ठीक है, तो इनमें से आपको बताना है यदि आप बेयरिंग के बुश की स्क्रैपिंग करते हो इनमें से आप कौन सा स्क्रैपर चूज करोगे। फ्लैट स्क्रैपर को आप प्रायोरिटी दोगे, या ट्रायंगुलर को, हाफ राउंड को, या राउंड स्क्रैपर को? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, हाफ राउंड स्क्रैपर इज मोर सुटेबल फॉर दिस क्वेश्चंस। ठीक है, कैसे होता है, कैसे मतलब इसको प्रायोरिटी दी जाती है, किस तरह से आप का यूज करते हो, चलिए उसके बारे में एक बार हम बात कर लेते हैं। ठीक है, स्क्रैपर, इसका जो ये मैंने बुक से यहाँ पे एक कॉपी पेस्ट किया हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। स्क्रैपर प्राय टूल स्टील या एलॉय स्टील के आदि के बनाए जाते हैं, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जिसकी जो कटिंग एज होती है उसको हार्ड और टेम्पर किया जाता है। इसको ग्राइंड करके फिर ऑयल स्टोन होता है, ऑयल स्टोन एक पत्थर टाइप का होता है। ठीक है, उससे उसके द्वारा इसकी धार को तेज किया जाता है। पुरानी घिसी हुई रेतियों से भी स्क्रैपर बनाए जा सकते हैं, इसको भी याद रखना है। साधारणतः स्क्रैपर को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, जैसे फ्लैट स्क्रैपर, फ्लैट हो गया, हाफ राउंड हो गया एंड ट्रायंगुलर स्क्रैपर। 3 श्रेणियों में बांटा गया है। फ्लैट स्क्रैपर में 2 टाइप के स्क्रैपर होते हैं, पुल टाइप एंड पुश टाइप। पुल टाइप स्क्रैपर ऑल्सो नोन एज हुक स्क्रैपर, और अर्ध गोलाकार जो कि हमारे खुरचनी हिंदी में आपको पढ़ा जब बोला स्क्रैपर को खुरचनी बोला जाता है। हाफ राउंड स्क्रैपर को जो इसके टाइप्स होते हैं, एक स्ट्रेट टाइप भी होता है, एक बैंड टाइप भी होता है। स्ट्रेट टाइप आपको सी में दिखाया गया है, बैंड टाइप आपको डी में दिखाया गया है। मतलब इसी का जो प्रयोग किया जाता है, जो बैंड टाइप का, इसी का प्रयोग किया जाता है बेयरिंग बुश जो अंदर का भाग होता है जनरल, उसको जो उसके मतलब उसको जो अंदर का भाग होता है उसको थोड़ा जो चिपिंग ऑफ करने के लिए अंदर के पार्ट को। ठीक है, तो इसका आपको याद रखना है, ये जो हाफ राउंड वाले स्क्रैपर हैं ये भी 2 टाइप के होते हैं, स्ट्रेट वाला और बैंड टाइप वाला। तीसरा आता है हमारा ट्रायंगुलर स्क्रैपर। ट्रायंगुलर स्क्रैपर आपको ई में दिखाया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टफनेस ऑफ ए कटिंग टूल मीन्स एबिलिटी टू विदस्टैंड विदाउट फेलियर। विदाउट फेलियर, टफनेस ऑफ ए कटिंग टूल, कटिंग टूल की जो टफनेस होती है उसका क्या मतलब होता है, वो क्या किस एक पोजीशन पे, किस लेवल पे स्टैंड करती है बिना एक फेलियर के। ठीक है, तो उसका जो क्वेश्चन का ऑप्शन आपसे पूछे गए हैं, पहला ऑप्शन है हाई टेम्परेचर पर, दूसरा है वियर, ये घिसाव मतलब घिसने नहीं देती, तीसरा है इम्पैक्ट फोर्सेस, इम्पैक्ट फोर्सेस मतलब जो फोर्स पड़ता है, इम्पैक्ट फोर्स आता है मतलब एक फोर्स हम आप समझ सकते हो, एक प्रभावी बल। ठीक है, उससे बचाने के लिए। और चौथा होता है केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन से मतलब उस केमिकल रिएक्शन को अवॉइड करने के लिए। तो इनमें से आपको चारों में से एक करेक्ट आंसर बताना है। विदाउट फेलियर विद स्टैंड मीन्स एबिलिटी टू टफनेस। ठीक है, जो कि इनबिल्ट होती है कटिंग टूल के अंदर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा इम्पैक्ट फोर्सेस, क्योंकि टफनेस क्या काम करता है, जो इम्पैक्ट फोर्स पड़ता है कटिंग टूल के ऊपर। आपने देखा होगा टफनेस का जो गुण होता है, इसको टफनेस मतलब इसको चिमड़पन भी बोला जाता है। चिमड़पन, यदि आप ट्विस्टिंग ऑपरेशन आपने किया है लेथ मशीन पे, किसी पत्ते को आपने ट्विस्ट किया है, ठीक है, तो ट्विस्टिंग का जो प्रोसेस होता है वो तभी संभव हो पाता है जब मेटल के अंदर टफनेस का गुण अवेलेबल हो। अगर टफनेस का गुण अवेलेबल नहीं होगा तो आप ट्विस्टिंग प्रोसेस नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ऐसे ही ये प्रोसेस होता है। तो इसमें क्या होता है, एक इम्पैक्ट फोर्स होता है जिसको वो सहन कर लेता है। तो ये गुण किसका होता है, ये टफनेस का गुण होता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द विड्थ ऑफ ए फॉर्म टूल शुड नेवर एक्सीड टाइम्स द स्मॉलेस्ट डायमीटर ऑफ द फिनिश पार्ट। ठीक है, जो फॉर्म टूल की जो चौड़ाई है इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कितने टाइम से ज़्यादा, कितने गुना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। स्मॉलेस्ट डायमीटर, जो डायमीटर है स्मॉलेस्ट डायमीटर के कितने टाइम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 3 गुना से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए फॉर्म टूल की चौड़ाई। ठीक है, ये हमको याद रखना है। फॉर्म टूल की जो चौड़ाई है, तो हम जिस भी पार्ट को, जिस भी मतलब किसी भी जॉब को हम फॉर्म टूल के द्वारा एक नई शेप दे रहे हैं, एक हम लेथ मशीन पर, तो उसकी जो पार्ट का डायमीटर है उसके डायमीटर से फॉर्म टूल की चौड़ाई 3 गुने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में यही पूछा गया था। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो 3 गुने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए फॉर्म टूल की चौड़ाई। चलिए कुछ बात कर लेते हैं। कुछ ऑपरेशन यहाँ पर दिखाए गए हैं, जैसे कि स्ट्रेट टर्निंग का ऑपरेशन दिखाया गया है। ठीक है, जो कि इसमें फीड किधर की साइड दी जा रही है, स्ट्रेट टर्निंग में, स्ट्रेट टर्निंग में फीड दी जा रही है आपकी टेल स्टॉक से हेड स्टॉक की ओर। इसमें जो स्पिंडल की रोटेशन होगी और लीड स्क्रू की रोटेशन होगी वो सेम होगी, राइट, क्योंकि ये मूव कर रहा है टेल स्टॉक से हेड स्टॉक की ओर। दूसरा प्रोसेस आपका दिखाया गया है टेपर टर्निंग, क्योंकि फॉर्म टूल के द्वारा टेपर टर्निंग हो रही है। सॉरी, ये फॉर्म टूल नहीं है, फॉर्म टूल ही है, बट क्या है कि इसमें टेपर टर्निंग जो है एक अटैचमेंट के द्वारा दिखाई गई है। अटैचमेंट के द्वारा भी हो सकती है और ऑफसेट मेथड द्वारा भी हो सकती है। तीसरा जो हमारा डायग्राम दिखा है ये प्रोफाइलिंग का। प्रोफाइल मतलब एक तरह से आप बोल सकते हैं कोई भी एक नई शेप तैयार करने के लिए, एक प्रोफाइल तैयार करने के लिए, एक प्रोफाइल अटैचमेंट के द्वारा भी इस तरह की शेप हम बना सकते हैं। और दोनों जो हमारी एक क्रॉस वाली मूवमेंट है और जो परपेंडिकुलर वाली मूवमेंट है, दोनों को अलाइन करके, उसके लिए क्या है, अधिक कार्यकुशलता की जरूरत होती है इस बुक प्रोफाइल को तैयार करने के लिए। इससे बढ़िया क्या होता है, एक फिनिश इस तरह की प्रोफाइल प्राप्त करने के लिए हम एक अटैचमेंट का प्रयोग करते हैं जिसको बॉल अटैचमेंट बोला जाता है। तीसरा जो चौथा डायग्राम दिखाया गया है इसी तरीके से टर्निंग एंड एक्सटर्नल ग्रूविंग का। जो पांचवा है फेसिंग, आपको पता ही है। ठीक है, तो ये भी फेसिंग का है। बात करते हैं जो हमारा पूछा गया था क्वेश्चंस में पूछा गया था, कटिंग विद ए टूल, फॉर्म टूल। फॉर्म टूल की जो चौड़ाई है इसके डायमीटर से, जो मिनिमम डायमीटर है इसका ये वाला, इससे 3 गुना से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया था। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। बाकी जो इसमें ऑपरेशन दिखाए गए, बोरिंग है, ड्रिलिंग है और कटिंग ऑफ है, जिसको पार्टिंग ऑफ बोल सकते हो आप, थ्रेडिंग है, नर्लिंग है। ठीक है, इसी तरीके से ये काफ़ी सारे ऑपरेशन आपको दिखाए गए हैं। आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच एंड वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू रेक्टिफाई डैमेज और रस्टेड थ्रेड। डैमेज और रस्टेड थ्रेड को रेक्टिफाई करने के लिए, मतलब सुधारने के लिए, सही करने के लिए किस आप एक टूल्स का प्रयोग करोगे, कटिंग टूल्स का प्रयोग करोगे या एक एसेसरी का प्रयोग करोगे। ठीक है, तो इसमें यही पूछा गया है। तो ए ऑप्शन है हमारा डाइनट, बी है सर्कुलर स्प्लिट डाई, सी है 2 पीस डाई एंड डी है डाई प्लेट। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ फ्रेंड्स, सर्कुलर स्प्लिट डाई एंड 2 पीस डाई एंड डाई प्लेट, इनका प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि एक्सटर्नल जो थ्रेड काटी जाती है हाथ के द्वारा, मैनुअली जो थ्रेड काटी जाती है हाथ के द्वारा एक्सटर्नल, तो वो इन तीनों के द्वारा काटी जाती है। डाइनेट का क्या काम होता है, डाइनेट थ्रेड काटता नहीं है, बाकी जो ऑलरेडी कटी हुई थ्रेड है, थ्रेड की जो फॉर्म है तैयार की हुई, उसको ये सुधार देता है। सुधार कैसे देता है, कोई क्रैश्ड है, कोई तिरछी हो जाती है या थोड़ा बहुत उसमें घिस जाती है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, माइनर जो एक कट लगा के थ्रेड को सुधारा जा सकता है डाइनेट के द्वारा। तो डाइनेट कैसा होता है एक बार हम देख लेते हैं। ये आपको डाइनेट दिखाया गया है जिसमें M10 की थ्रेड कटी और पिच इसकी कितनी है 1.5, जो कि बना होता है हाई स्पीड स्टील का। ठीक है, हाई स्पीड स्टील का आपको पता होना चाहिए। इसमें टंगस्टन, क्रोमियम एंड वेनेडियम का क्या प्रोसेस होता है, कितने कितने परसेंट होता है, 18:4:1। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए रेशियो टंगस्टन और क्रोमियम एंड वेनेडियम का। इसी के साथ बात करते हैं फ्रेंड्स 7 नंबर क्वेश्चन की। 7 नंबर क्वेश्चन से हमारा, द ड्रिल स्लीव्स और सॉकेट्स आर अवेलेबल विद मोर स्टेपर रेंज MT1 से MT6। इनमें से MT4 रेफर करता है, किस साइज को रेफर करता है, तो MT4 का साइज पूछा गया है। यदि आपको इसमें से इसका जो एक MT1 से MT6 तक साइज नहीं पता है तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम्स में हमेशा बनता है, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम्स देने जा रहे हो। पहला ऑप्शन दिया गया है आपको 14 mm से 23 mm तक MT4 का साइज होता है।
दूसरा ऑप्शन है 23 mm से 3175 mm तक। सी ऑप्शन है 31.75 टू 50.50 mm तक। एंड डी ऑप्शन है 50.50 एंड 76 mm तक। MT4 जो डिनोट करता है वो डिनोट करता है 31.75 mm से 50.50 mm तक, जो MT4 का साइज होता है। ठीक है, इसको नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया है। इसरो में पूछा गया है, HAL में भी पूछा गया है एंड OFB के एग्जाम्स में भी पूछा गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप नोट करके रख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं जिनमें से मैंने आपको ये कुछ पेपर्स के एंगल हैं, जो भी हर बार एग्जाम्स में ये भी पूछा जाता है, एंगल से भी पूछ लेता है और कई बार क्या होता है साइज भी पूछ लेता है। तो ये आपको नोट कर लेने। जैसे MT0 का साइज पूछा जाए तो 2 डिग्री 58 मिनट 54 सेकेंड। ठीक है, MT1 का एंगल, MT1 का एंगल होता है 2 डिग्री 51 मिनट 26 सेकेंड। ये जो डबल इंच का जो साइज दे रहा है इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये सेकेंड का है। ठीक है, डिग्री मिनट एंड सेकेंड। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ दिया गया है ड्रिल साइज इन mm में कितना होता है, MT नंबर दिए गए हैं यहाँ पर M1 2 3 4 5 6 तक। 3 से 14 तक जो होता है MM तक वो MT1 के अंदर आते हैं। 14 से 23 MM तक जो MT2 के अंतर्गत आते हैं। और 3 के अंतर्गत जो आते हैं 23.50 से 31.50 तक। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको वेरिएशन देखने को मिल सकता है 1 mm का, तो उसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना क्योंकि काफ़ी सारी बुक हैं और कोई कुछ मतलब 1-2 mm थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, उससे कंफ्यूज आपको नहीं होना। जो भी एग्जाम्स में आपको नज़दीक दिखे उस पर आपको टिक करके आना है। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्नैगिंग इज ए प्रोसेस यूज टू रिमूव द मेटल बाय। स्नैगिंग एक प्रोसेस है जो कि रिमूव करता है मेटल को। इस प्रोसेस से करता है फाइलिंग के द्वारा, एक्साइंग के द्वारा, चिपिंग के द्वारा एंड ग्राइंडिंग के द्वारा। ठीक है, स्नैगिंग का जो प्रोसेस होता है मैं आपको एक थोड़ा सा एक व्यू बता देता हूँ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है। स्नैगिंग जो प्रोसेस होता है दोस्तों, आपने कास्टिंग के जो पार्ट्स देखे होंगे, कास्टिंग या फोर्जिंग वगैरह के जो पार्ट्स देखे होंगे, उनमें साइडों में क्या होता है थोड़ी थोड़ी बर आ जाती है और वो थोड़े से निकल जाते हैं। तो उसको रिमूव करने का जो एक प्रोसेस होता है ग्राइंडिंग विधि के द्वारा, उसी को स्नैगिंग बोला जाता है। ठीक है, जैसे कि आपको इसकी डेफिनेशन मिल जाएगी। स्नैगिंग इज द प्रोसेस ऑफ फास्टर मटेरियल रिमूवल। ठीक है, फास्टर मटेरियल रिमूवल विद लिटिल कंसिडरेशंस ऑन फिनिश। इट क्रैक्स, जो कि क्रैक्स उसके अंदर आ जाती हैं, क्रैक्स डिवरिंग एंड रिमूवल ऑफ रनर्स एंड राइजर्स ऑन कास्टिंग। कास्टिंग के दौरान जो मेटल्स के अंदर क्रैक्स आ जाती हैं, रनर्स हैं एंड राइजर्स होते हैं, तो उनको रिमूव करने के लिए स्नैगिंग प्रोसेस किया जाता है, जो कि ग्राइंडिंग प्रोसेस है। ये हमको ध्यान रख लेना है। ग्राइंडिंग की कुछ, अब ग्राइंडिंग से बात आई तो बात कर लेते हैं ग्राइंडिंग्स का। अगर आपको व्हील का एक स्पेसिफिकेशन देना है तो आप किस प्रकार से दे सकते हो और क्या क्या बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले जो ग्राइंडिंग के लिए एक नंबर दिए होते हैं सीक्वेंस में, मैंने आपको सीक्वेंस लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 तक। ठीक है, सबसे पहला जो इसमें दिया होता है 51। 51 क्या होता है, इसको हमें नहीं पढ़ना है, इसको हमें अवॉइड करना है। क्यों? क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग सिंबल होता है, इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। हमें जो मतलब है ए, सबसे पहला हमें पकड़ना है ए को। ए क्या होता है, इसमें एब्रेसिव टाइप होता है जो कि एल्युमिनियम ऑक्साइड हो सकता है एंड बी हमारा दूसरा होता है सिलिकॉन कार्बाइड। ठीक है, तो ये हमारा सबसे पहला जो होता है वो डिनोट करता है ए, एल्युमिनियम ऑक्साइड को। दूसरा जो इसमें 36 दिया हुआ है, 36 क्या होता है, ये हमारा होता है ग्रेन साइज। ठीक है, ग्रेन साइज का पता होना चाहिए। कॉर्ड्स के जो ग्रेन साइज होते हैं वो 10 से 24 तक कॉर्ड्स के अंतर्गत आते हैं। मीडियम में 30 से 60 तक मीडियम में आते हैं। इसी प्रकार 70 से 180 तक फाइन में आते हैं एंड वेरी फाइन में 220 से 600 तक के ग्रेन साइज में आते हैं। ठीक है, इसी प्रकार फिर बात करते हैं, ग्रेन साइज हो गया। ग्रेन साइज के बाद अब सबसे पहले एब्रेसिव टाइप, उसके बाद ग्रेन साइज, उसके बाद ग्रेड। ग्रेड का हमें ध्यान रखना है किस ग्रेड का है। यदि ए से एच तक का आपको ग्राइंडिंग व्हील है आपके पास तो वो सॉफ्ट ग्रेड में आता है। यदि आई से पी तक का है तो वो मीडियम ग्रेड में आता है। यदि क्यू से जेड तक का है तो ये सारे हार्ड ग्रेड में आते हैं। ठीक है, एब्रेसिव का पता चल गया, ग्रेन साइज का पता चल गया, ग्रेड का पता चल गया। उसके बाद अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर किस तरह की है, ओपन है या डेंस है। डेंस स्ट्रक्चर कितनी होती है, डेंस स्ट्रक्चर होती है 1 से 8 नंबर तक यदि है तो ये हमारी आती है, कंसीडर की जाती है डेंस स्ट्रक्चर में। यदि
यहाँ पर नंबर 12 होता, 10 होता तो वो कंसीडर किया जाता ओपन स्ट्रक्चर में। ठीक है, ओपन स्ट्रक्चर 9 से ऊपर जितनी भी होती है वो ओपन स्ट्रक्चर में आती है। उसके बाद बात करते हैं बी। बी क्या दिया गया, बॉन्ड का टाइप, ये किस तरह का बॉन्ड है। बी अगर दिया है तो विट्रीफाइंड बॉन्ड है। बी की जगह यहाँ एस होता है सिलिकेट होता है, आर होता तो रबर होता, एस होता तो रेजोनाइट होता, ई होता तो सैलेक होता। ठीक है, और ओ होता है हमारा ऑक्सीक्लोराइड बॉन्ड। ठीक है, इसी प्रकार और लास्ट में जो नंबर दिया होता है 23, ये भी एक मैन्युफैक्चरिंग नंबर होता है, इसको कोई पढ़ने की जरूरत है नहीं, बस इतना अगर आपको पता है तो काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि इनमें से एक से दो क्वेश्चन एग्जाम में पुट होता ही है। ठीक है, इस तरह से अगर आपको इसके बारे में पता है तो आपसे एक से दो क्वेश्चन आप अपने इजिली करेक्ट करके आ जाते हो। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ड्रिल स्लीव्स इज यूज्ड व्हेन द टेपर सैंक ऑफ ड्रिल इज। टेपर सैंक ड्रिल जो प्रयोग की जाता है, मतलब ड्रिल स्लीव यूज की जाती है टेपर सैंक ड्रिल के लिए, क्यों यूज की जाती है, ड्रिल स्लीव का प्रयोग क्यों किया जाता है। स्मॉलर देन मशीन स्पिंडल, मशीन स्पिंडल से छोटा, मतलब स्मॉलर देन मशीन स्पिंडल, धुरी से छोटा ड्रिल यूज किया जाता है। मशीन धुरी से बड़ा स्पिंडल जो ड्रिल होता है यूज किया जाता है, या मशीन की धुरी स्पिंडल के बराबर का ड्रिल यूज किया जाता है, या इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ क्लियर कर देता हूँ स्लीव का प्रयोग क्यों किया जाता है। स्लीव का प्रयोग इसलिए किया जाता है यदि आपके पास मशीन के स्पिंडल से छोटा ड्रिल है तब तो आप स्लीव का प्रयोग करोगे, यदि बड़ा है तो आप सॉकेट का प्रयोग करोगे। ठीक है, के बाद हम समझ लेते हैं कुछ टूल होल्डिंग एसेसरीज हैं जो कि ड्रिल मशीन पर पकड़ी जाती हैं, जैसे कि ड्रिल चक है, इस पर मोस्ट टेपर होती है, और ड्रिल स्लीव, मोस्ट टेपर एंड ड्रिल ड्रिफ्ट सॉकेट। ठीक है, तो इस पर भी मोस्ट टेपर होती है। ड्रिल स्लीव का प्रयोग क्यों किया जाता है, यदि हमारा ड्रिल छोटा है स्पिंडल से तो स्लीव का प्रयोग करके हम मशीन में इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, यदि हमारा ड्रिल बड़ा है, सॉरी ड्रिल बड़ा है और हमें ड्रिलिंग करनी है तो सॉकेट के द्वारा हम ड्रिलिंग कर सकते हैं। यदि हमारे पास ड्रिल चक है, ड्रिल चक के द्वारा हम इजीली 17 से 18 mm तक के ड्रिल पकड़ सकते हैं ड्रिल चक में और आसानी से ड्रिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ड्रिल चक है, ये भी एक ड्रिल चक है, ये छोटे आकार का, ये भी ड्रिल चक है। ठीक है, ड्रिल चक मैनी टाइप्स में आते हैं, मतलब बड़े बड़े साइज में भी आते हैं, 17-18 mm तक के ड्रिल भी पकड़ सकते हैं ड्रिल चक के द्वारा। ठीक है, तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो कि आखिरी क्वेश्चन है, द रिमर टीथ एंड स्पेसिंग आर डिजाइंड टू असिस्ट इन रिमिंग मोर एक्यूरेट मतलब अधिक एक्यूरेट हॉल्स विद गुड सरफेस फिनिश। Which one of the following is true regarding the number of teeth are there spacing? उसके स्पेसिंग के संबंधित में इनमें से कौन सा जो नंबर होते हैं वो रिमर्स में होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं ऑप्शन हमारे क्या क्या दिए हैं। अनइवन नंबर ऑफ टीथ एंड अनइवन स्पेसिंग होगी तो फिनिश अच्छी आएगी। अनइवन नंबर है, अनइवन मतलब असम, विषम। ठीक है, ठीक है, असम बोल सकते हो, विषम भी बोल सकते हो। विषम नंबर ऑफ टीथ एंड सम स्पेसिंग मतलब सम संख्या, स्पेसिंग ऑफ टीथ, स्पेसिंग जो स्पेस होता है टीथ के बीच में वो सम होना चाहिए। तो तीसरा ऑप्शन दिया गया इवन नंबर ऑफ टीथ एंड अनइवन स्पेसिंग। तो चौथा है इवन नंबर ऑफ टीथ एंड इवन स्पेसिंग। इवन नंबर ऑफ टीथ होना चाहिए या इवन स्पेसिंग होना चाहिए। इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो इवन नंबर ऑफ टीथ होना चाहिए। इवन होना चाहिए नंबर ऑफ टीथ जो है उसके इवन होने चाहिए, 6 फ्लूट होने चाहिए, 8 होने चाहिए, 4 होने चाहिए, लेकिन स्पेसिंग जो है वो अनइवन होनी चाहिए। ठीक है, तभी हम एक्यूरेट हॉल्स एंड गुड सरफेस प्राप्त कर सकते हैं रिमर में। तो ये क्वेश्चन हमें अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में कई बार गलतियां हो जाती हैं, वो हमें नहीं करना है। तो याद रख लेना है नंबर ऑफ टीथ जो हमारे होते हैं वो सम होने चाहिए और उसमें स्पेसिंग जो है वो विषम होनी चाहिए, तभी एक एक्यूरेट एंड अच्छी फिनिशिंग प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कुछ रिमर्स के नॉमेनक्लेचर के बारे में, कुछ पार्ट्स के बारे में, जिससे क्वेश्चन एग्जाम में पुट होते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे टेपर सैंक दिखाया गया है, इसके नीचे स्ट्रेट सैंक है। पूछा जाता है कई बार, एक आपको डायग्राम दे देगा, उसमें पूछा जाएगा कि फ्लूट की लेंथ कहाँ से कहाँ तक मेजर की जाती है, या फिर ओवरऑल लेंथ कहाँ से कहाँ तक मेजर की जाती है। ठीक है, या बॉडी किस पार्ट को बॉडी बोला जाता है, किस पार्ट में चैम्फर लेंथ कितनी होती है, तो इससे पूछा जाता है। तो ये हमें आसानी से देखें, जैसे नीचे आपको दिखाया गया हैंड रिम, गाइडेड हैंड रिमर है, इसमें एक पायलट है, जैसे आपने देखा है ना प्लग गेज में क्या होता है, गो एंड नो गो होते हैं, इसी तरह से एक आगे इसमें पायलट होता है जो कि
एंड रिमर को गाइड करता है एंड उससे एक्यूरेट फिनिशिंग हम प्राप्त कर सकते हैं। रिमर जो हमारे हाई स्पीड स्टील के भी होते हैं, HCS के भी होते हैं और कार्बाइड के भी होते हैं। इनको रिमर क्या होते हैं, हमारे स्ट्रेट सैंग भी होते हैं जैसा आपने देखा टेपर सैंग, एंड हैंड वाले भी होते हैं, मशीन रिमर भी होते हैं जैसे रोज रिमर, चकिंग रिमर। ठीक है, तो काफ़ी टाइम्स के रिमर होते हैं, ये आपको देख लेने हैं। अभी ओवरऑल इसके रिमर के बारे में सारी बातें करना संभव नहीं है क्योंकि एक छोटा लेक्चर होता है ये। ठीक है, तो अगले सेशन में अपनी जो थ्योरेटिकली फुल जो हमारी रिमर के ऊपर बेस क्लास आएगी उसमें हम पूरा अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे रिमर के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग। टेक्निकल कैंपेन बने रहें, टेक्निकल कैंपेन के साथ इसी तरह से आप सपोर्ट करते हैं टेक्निकल कैंपेन को। थैंक्स फॉर वाचिंग।